Hello students, now we are going to study a deadly disease that is cancer. पूरे वर्ल्ड में डेथ का एक बहुत बड़ा कॉज है ये फेटल डिजीज़ कैंसर. इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिज़ीज़ और उनमें से बहुत सारे लोग इसकी वजह से डेथ हो जाती है उनकी. तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, कई सारे अच्छे तरह से पिक्चर्स के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में इसको देखेंगे कि कैसे कैसे कैंसर हो सकता है, कैसे इसका डिटेक्शन करते हैं और फिर क्या इसका ट्रीटमेंट है. तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं. हमको पता है जो हमारी सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं. सेल का डिवीजन, डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, ये सब बहुत ही रेगुलेटेड वे में होती है और जो रेगुलेशन करती है दैट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. इसका मतलब है कि सेल्स इस साइड से भी ग्रो होनी शुरू हो रही हैं और इस साइड से भी, और जैसे ही इन सेल्स का कॉन्टैक्ट हो जाएगा इनका ग्रोथ, इनका डिवीजन रुक जाएगा. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि कॉन्टैक्ट हुआ तो सेल ग्रोथ इनहिबिट हो गई, मीन्स सेल ग्रोथ रुक गई और ये सेल ऐसे ही रहेगी. नॉर्मली भी हमारे सेल्स में खास प्रॉपर्टी होती है कि सेल एक लिमिट तक ही डिवाइड हो सकती है. ऐसा नहीं है कि 100 बार, 10, 15, 20 बार वो डिवाइड हो सकती है एक पर्टिकुलर सेल. तो उससे जो बनी हुई सेल्स हैं वो सेल लाइन है. ऐसा नहीं है कि वो सेल लाइफ टाइम डिवाइड होती ही रहेगी, उसकी भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि टीलोमेयर जो है हमारे क्रोमोसोम का वो छोटा होता चला जाता है. कैंसर के केस में क्या होता है, कैंसरस सेल्स आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट हो गया पर ये नहीं रुकी सेल ग्रोथ. यानी कि नॉर्मल सेल्स में तो होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, बट कैंसरस सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. और जहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ वहाँ पर इनहिबिट नहीं हुई सेल ग्रोथ और लगातार सेल ग्रोथ होती रहेगी, वहाँ पर मास ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ट्यूमर. तो हर ट्यूमर खतरनाक नहीं होता है. बहुत सारे आप देखते हो मस्सा जो निकलते हैं जगह जगह पर, वो भी एक तरह के ट्यूमर हैं. तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब हम देखते हैं ट्यूमर्स कितने तरीके के होते हैं. तो ट्यूमर्स दो तरीके के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर नॉर्मल तरीके का ट्यूमर है. खास बात क्या है कि ये ट्यूमर जहाँ पर एक जगह हो जाता है वहीं पर रहेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं होगा. इट विल रिमेन कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. जहाँ पर ये शुरू हुआ है ट्यूमर वहीं पर ये कन्फाइंड रहेगा, वहीं पर ही सीमित रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होगा. जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर वो खतरनाक ट्यूमर है जो बॉडी के एक पार्ट में ग्रो कर रहा है, वहाँ की सेल्स को डैमेज करेगा और ब्लड के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी चला जाएगा. मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर है जो एक जगह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता रहता है, फैलता रहता है, तो वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर. इसीलिए कई बार आप देखते हो कि कुछ लोगों का ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो जाता है, किसी ऑर्गन में था, ऑर्गन रिमूव करा दिया और ट्यूमर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया. बट कई बार क्या होता है, एक पेशेंट में ट्रीटमेंट हुआ और फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद दोबारा से नया ट्यूमर बन गया, फिर कुछ टाइम बाद वापस नया ट्यूमर बन गया. दैट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर. ये बहुत ही फेटल है, बहुत ही डेडली है. और अब हम डिटेल में देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है. क्या होता है कि ट्यूमर की जो सेल्स हैं, ये ट्यूमर सेल्स या न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, ये जो सेल मास है जो रैपिडली ग्रो कर चुका है, ये क्या करेगा, ये नियर बाय सराउंडिंग सेल्स को डैमेज करेगा, उनको इन्वेड करेगा. ठीक है, तो सराउंडिंग सेल्स बेचारी वैसे ही दब के डैमेज हो जाएंगी, वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगी. दूसरा, जो भी हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन है वो ब्लड से सीधा यही सेल्स ले लेंगी, क्योंकि ये तो ग्रो कर रही हैं, रैपिडली डिवाइड कर रही हैं, तो ये सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं और बेचारी हमारी नॉर्मल सेल्स स्टारवेशन मीन्स भूख से ही मर जाती हैं, खाने की कमी से ही मर जाती हैं हमारी नॉर्मल सेल्स. तो हमारी नॉर्मल सेल्स को इस तरह से डैमेज करता है. और क्या करता है, ये जो कैंसरस सेल्स हैं, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स यहाँ से स्लॉक्ड ऑफ होती हैं और वो ब्लड के थ्रू निकलकर बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस में जाती हैं, और जहाँ पर भी उनको अच्छी लॉजिंग लगती है वो कहीं भी लॉज्ड हो जाती हैं और वहाँ पर नया ट्यूमर स्टार्ट कर देती हैं. इस तरह से ये ट्यूमर की, मैलिग्नेंट कैंसर की
ये खास प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में घूमता है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस। यही सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट कैंसर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पे क्वेश्चन आते हैं, बेनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस आता है, देन मेटास्टेसिस पे पूछते हैं व्हाट इज दिस। तो मेटास्टेसिस यही प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होने की। अब कैंसर किससे होता है, क्या कॉजेज़ हैं कैंसर के? बहुत सारे कॉजेज़ हैं कैंसर के, और वो एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स, देन केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। एजेंट्स विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। हमने पढ़ा था म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स हैं म्यूटाजेंस। तो जेंस एक्चुअली एजेंट्स, कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स हैं ये। देन हम देखते हैं सबसे पहला फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में क्या क्या आते हैं, कुछ रेज आती हैं, तो आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज हैं। सबसे पहले आयोनाइजिंग रेज हैं जैसे कि एक्स रेज, एक्सरे हम करवाते भी हैं, तो वो एक्स रेज बहुत हार्मफुल होती हैं। एक्स रेज अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो ये भी कार्सिनोजेंस होते हैं। गामा रेज, ये भी आयोनाइजिंग रेज हैं, ये दोनों बहुत हार्मफुल हैं। देन गामा रेज नॉन आयोनाइजिंग रेज हैं जैसे कि यूवी रेज। आप जानते हो कि यूवी रेज कितनी हार्मफुल होती हैं, ये म्यूटेशन कॉज करती हैं, डीएनए डैमेज कर देती हैं और इस तरह से कैंसर कॉज करती हैं। थैंक गॉड कि ये यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास ओजोन लेयर है, पर क्योंकि सीएफसी के एमिशन के बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो यूवी रेडिएशन ज़्यादा आ पा रही है हमारे पास, और इस तरह से भी ये कैंसर कॉज करती है। तो ये हो गया फिजिकल कॉज। अब हम देखते हैं केमिकल कॉज। केमिकल कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो स्मोक या जो टोबैको है, निकोटीन है, वो तो सबसे बड़ा कॉज है ही कैंसर कॉजिंग। तो टोबैको अगर हम च्यू करते हैं तो ओरल कैंसर मीन्स माउथ कैंसर या स्टमक कैंसर हो सकता है। स्मोक करते हैं तो फिर हमारे लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक का कैंसर हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टोबैको बहुत हार्मफुल है, ये केमिकल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेन है। तो ये तो हम सभी को पता है और ये आपकी बुक में भी मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं, आपकी बुक में नहीं मेंशन है, आपको याद नहीं करने इसलिए मैंने लिस्ट भी नहीं डाली कि आप डर ना जाओ उसको देख के, पर मैं बताती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। सबसे इम्पोर्टेंट जो हीटेड प्लास्टिक होती है, डिस्पोजेबल कप्स में हम चाय पीते हैं तो वो हीटेड प्लास्टिक कार्सिनोजेन होती है। पीवीसी या फिर बहुत सारे डाइज, कॉस्मेटिक्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं। तो इट मीन बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब हम देखते हैं कि आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। क्यों कैंसर केसेस इतने बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आया है। हम बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स या प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स खाते हैं, तो उन सभी में वो कार्सिनोजेंस है, वो सभी एजेंट्स हमें पता भी नहीं है, अननोइंगली हम उनको यूज़ कर रहे हैं और कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से कैंसर ये केमिकल कॉजेज़ हैं। मेनली इसमें स्मोक है फ्रॉम टोबैको, जो कि बहुत तरह के कैंसर कॉज करता है। अगर स्मोक करते हैं तो वो लंग कैंसर कॉज करता है। देन बायोलॉजिकल कॉज, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बायोलॉजिकल कॉज क्या है, समझ में आ रहा है, कोई वायरस हो सकता है, कोई एजेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है बायोलॉजिकल कॉज। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ऑन्कोजेनिक वायरस हो, वायरल ऑन्कोजीन्स, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन। वायरल ऑन्कोजीन क्या होते हैं? एक्चुअली कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें ऑन्कोजीन्स होते हैं। ऑन्को वर्ड एक है जो कैंसर से रिलेटेड है, मीन्स जो स्टडी ऑफ कैंसर है दैट इज़ ऑन्कोलॉजी। जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोजीन इज़ द कैंसर कॉजिंग जीन। तो वायरसेस जिनमें वो जीन प्रेजेंट है, ऑन्कोजीन प्रेजेंट है, अगर इस वायरस का इन्फेक्शन होगा हमारे अंदर तो हमारा जो सेल डिवीजन रेगुलेटेड वे में चल रही है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और ट्यूमर कॉज हो जाएगा। तो वायरसेस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वार्ड्स कॉज करता है, जिनमें वो है अगर, उनको भी सर्वाइकल कैंसर का उन फीमेल्स को खतरा बढ़ जाता है। तो वायरस से होता है, ये वायरल ऑन्कोजीन जिनमें भी होगा, जिन वायरसेस में, उससे होता है।
देन प्रोटो ऑन्कोजीन, इसको हम सेलुलर ऑन्कोजीन भी बोलते हैं या सी ऑन्क, ये हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोगों की सेल्स में खास तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और किसी भी तरह के कार्सिनोजेन के एक्सपोजर से ये इनएक्टिवेटेड जीन्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं और कैंसर कॉज कर देते हैं, ट्यूमर कॉज कर देते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स बन जाती हैं। तो कई बार आप देखते हो कि कुछ लोग स्मोकिंग चेन स्मोकर होते हैं फिर भी उनको कैंसर नहीं होता, पर कुछ लोग ने अपने सामने वाले किसी को कैंसर लाइक स्मोकिंग कर रहा है कोई दूसरा और उसके पास बैठे हैं तो भी उसको हो जाता है कैंसर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मे बी उनके अंदर वो प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन प्रेजेंट हो जो कि किसी पर्टिकुलर कार्सिनोजेन के प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो गए जीन। ये है वायरल ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब हम देखते हैं कि कैंसर की हम डायग्नोसिस या डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो कैंसर के केस में हम जानते हैं बहुत सारे लेवल, कई तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3। तो अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो ईजिली इसको क्योर किया जा सकता है और पेशेंट बिल्कुल जल्दी से ही नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है। पर जितनी डिले होती जाती है उतना ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, उतना ज़्यादा वो कैंसर फैल जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेक्शन कैसे होता है हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, हम डिटेल में देखेंगे इसको। देन इज़ रेडियोग्राफी या एक्सरेज, सिंपल जो एक्सरेज डाल के हम एक्सरे फिल्म पे ले लेते हैं वो है, पर इसमें 2D इमेज हमको मिलती है। पर अगर कोई अंदर छुपा हुआ कैंसर है किसी अंदर ऑर्गन में तो नहीं दिख पाता है, उसके लिए हम करते हैं CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पर भी हम एक्सरे ही यूज़ करते हैं पर यहाँ पर 3D इमेज मिलती है। देन MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके अलावा कुछ ब्लड की स्टडीज़ से भी हम देखते हैं जो ब्लड कैंसर हैं, ल्यूकीमिया वगैरह, वहाँ पर हम बोन मैरो या ब्लड टेस्ट करके भी वहाँ पर ब्लड सेल्स के काउंट को देखकर हम देख पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ल्यूकीमिया के केस में WBC का नंबर कितना बढ़ गया है। तो इस तरह से हम ब्लड या बोन मैरो टेस्ट करते हैं, इंक्रीज सेल काउंट्स को देखते हैं ल्यूकीमिया के केस में। इसके अलावा एक और मेथड है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डिटेल में देखेंगे कि कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें। तो सभी टेक्निक्स को हम देखते हैं। सबसे पहली है बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। जो भी कैंसर वाला एरिया है वहाँ से, ट्यूमर से हम बायोप्सी नीडल डालकर कुछ सेल्स ले लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको उस टिश्यू की हम थिन सेक्शन काट के उसको स्टेन करके उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ये है नीडल, बायोप्सी नीडल, जहाँ पर भी ब्रेन ट्यूमर है या लंग में है कहीं ट्यूमर, उसको निकाल कर फिर उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। क्यों? हिस्टो मीन्स टिश्यू, उस टिश्यू की हम पैथोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं ना, डिजीज़ के लिए उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं नॉर्मल सेल्स हैं, यहाँ पर जहाँ ट्यूमर है वहाँ पर थोड़ी एबनॉर्मल तरीके से हमको सेल्स दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम बायोप्सी करके कैंसर का डिटेक्शन कर पाते हैं। देन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हमने देखा था कि एक्सरे सिंपल डालते हैं तो हमें 2D इमेज मिलती है, पर CT स्कैन से हम एक्सरेज ही डालते हैं, चारों तरफ से एक्सरेज डालते हैं उस पेशेंट को। इसके अंदर ऐसे लिटा देते हैं, बेड होता है और ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है और इससे हम एक्सरेज चारों तरफ से डालते हैं और फिर उन इमेजेस को सुपर इम्पोज करके 3D इमेज हमको मिलती है इंटरनल ऑब्जेक्ट की, उस इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज मिलती है और हमें क्लियरली इससे पता चल जाता है। पर क्योंकि एक्सरेज डाल रहे हैं ये भी हार्मफुल होती हैं। देन MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इंटरनल ऑर्गन्स को हम देखते हैं, यहाँ पर हम टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये रख सकते हो, इस तरह से होती है स्ट्रक्चर, इस तरह का सेटअप होता है और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं। एक्सरेज क्या है, आयोनाइजिंग है, वो हार्मफुल हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं, ये कम हार्मफुल होता है और इसके हेल्प से हम एक्यूरेटली पता कर पाते हैं कैंसरस सेल्स का, ट्यूमर का। अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा डिटेक्शन का मेथड है जो कि सबसे कम हार्मफुल है, तो वो CT स्कैन है या कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। तो इस तरह से सेटअप होता है
और इस तरह से हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस डालकर उस टिश्यू के अंदर जो कैंसर बन रहा है उसको देख पाते हैं। वहाँ पर क्या पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं अगर प्रेजेंट तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, उनको देखकर भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं कैंसर का। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे थे तो कई सारे, जैसे हमने देखा प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन, कुछ लोगों में वो जीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, भले ही वो खुद स्मोकिंग ना करें, पर अगर उन्हें कहीं से किसी और की स्मोकिंग से भी स्मोक मिल गया तो मे बी वो कार्सिनोजेन की तरह काम करे और उनके वो जीन एक्टिवेटेड हो जाएं। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज़ करके उन जीन्स का पता लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन में वो जीन प्रेजेंट है कि नहीं, वो पर्टिकुलर जीन किस कार्सिनोजेन से एक्टिवेट हो सकता है। अगर हम इसका पता लगा लेंगे तो हम पेशेंट को बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको इस पर्टिकुलर कार्सिनोजेन से को अवॉइड करना है एक्सपोजर, ताकि वो बचा रहे, उसको कैंसर ना हो सके। एंजेला जॉली आप जानते हो, उनकी मदर को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, तो उन्होंने भी डिटेक्शन करवाया कि क्या उनके अंदर ये जीन तो नहीं प्रेजेंट है, तो पाया गया कि हाँ उनके अंदर भी ये जीन प्रेजेंट था। तो उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए सर्जिकली कि उनको कैंसर ना हो पाए। तो हम इस तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज़ करते हुए इन जीन्स का भी पता लगा सकते हैं, डायग्नोस करवा सकते हैं कि जीन्स जिनमें वो प्रेजेंट हैं यानी दे आर मोर ससेप्टेबल टू हैव कैंसर। इसके बाद हम डिटेक्शन के बाद देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कैंसर का। तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, सर्जरी है सबसे पहले, देन रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी बोलते हैं, नाउ कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ये कुछ चीज़ें हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेडिसिन की फील्ड में और नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो अब हम देखते हैं सर्जरी में क्या करते हैं। सिंपल हम सर्जरी करके कट करके उस पर्टिकुलर कैंसरस पोर्शन को, ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं सर्जिकली। फिर हम रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, भगवान ना करे किसी को भी ऐसी नौबत आए, आप इन पिक्चर्स से के थ्रू ही देख लो और भगवान ना करे कभी रियल में ये सब कुछ देखने को मिले। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, हम रेडिएशन डालते हैं, काफ़ी हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन डालते हैं उस कैंसरस टिश्यू पे। नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ को कवर कर देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हुए सिर्फ कैंसरस टिश्यू के ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं। ये है रेडियोथेरेपी। देन इज कीमोथेरेपी। कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, ओरली वो ड्रग्स खाने होते हैं या फिर इंट्रावीनसली वो ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट को, और इस तरह से हम कैंसरस सेल्स को किल करते हैं। पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर के लिए पर्टिकुलर टाइप के ड्रग्स आते हैं और इन ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, पेशेंट को कीमोथेरेपी लेने के बाद कई दिनों तक लगातार वॉमिटिंग्स होती रहती हैं। तो बहुत सारे हार्मफुल इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद कई बार पेशेंट को कॉम्बिनेशन दिया जाता है तीनों तरह के ट्रीटमेंट का, लाइक सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उसको रेडियोथेरेपी दी जाती है कि अगर कुछ सेल्स रह गई हैं कैंसरस सेल्स तो वो रेडिएशन से किल हो जाएं, उसके बाद भी कुछ बचा है तो कीमोथेरेपी के कई राउंड्स दिए जाते हैं ताकि उन केमिकल्स से भी वो कैंसरस सेल्स डेड हो जाएं। लास्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, एक्चुअली ये हमारी अपनी सेल्स हैं, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम से में वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनको किल नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन्स या कुछ खास तरह के सब्सटेंस दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ये एक्चुअली हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये हम देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और अब एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम यानी कि ये हेल्पर टी सेल्स, ये क्या करती हैं, टी सेल्स ये कैंसरस सेल्स को किल करने लगती हैं और इस तरह से हमारी कैंसरस सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इम्यूनोथेरेपी यूज़ करके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंसर।